आज दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब आने वाले 6 दिनों के बाद लैंडर मॉड्यूल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब आगे प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा, किस तरफ से आने वाले 6 दिन लैंडर और रोवर काम करेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 2 हिस्सों में बंट गया। अब लैंडर मॉड्यूल को डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुके लैंडर मॉड्यूल को 18 अगस्त की शाम 4 बजे के आसपास चंद्रमा की ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से चंद्रमा से उसकी सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर होगी। फिर अगले 5 दिनों तक लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहेगा और इसी ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को मून पर लैंड करेगा। आप कह सकते हैं कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी चरण में है। स्पेस एक्सपर्ट्स का दावा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त के बाद यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद लैंडर से कनेक्टेड रहेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद जो डेटा प्रज्ञान रोवर इकट्ठा करेगा वो लैंडर को भेजेगा। फिर लैंडर उस डेटा को चंद्रमा की कक्षा में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल से होते हुए डेटा इसरो तक पहुंचेगा। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक कंट्रोल रूम या रिले सेंटर की तरह काम करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। यह चंद्रमा के ऑर्बिट में अगले कई महीनों या सालों तक मौजूद रहेगा। साथ ही ये मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ऐसे ग्रहों की खोज भी करेगा जिसमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आने वाले 6 दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको एक डेमो के जरिए बताते हैं कि चंद्रयान 3 से कैसे अलग होगा लैंडर मॉड्यूल। कि मैं उदाहरण के तौर पे अगर इस वक्त वो कुछ डमीज के जरिए समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों की कि आखिर में हुआ क्या है। वो एक महत्वपूर्ण कदम आज लेना था इसरो की तरफ से, यानी कि वो चंद्रयान के इस वक्त जो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ है उसके अंदर से अब वो किस चीज से अलग हुआ है इसको हम उदाहरण के तौर पे इन डमीज के थ्रू समझाएंगे। ये इस वक्त प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यहाँ पर इसने अब इसको अपने हिस्से से अलग कर दिया है और ये रोवर हमें जो नजर आ रहा है वो इसके अंदर है। अब ये अपनी यात्रा अलग करेगा। अब लैंडर की यात्रा अपनी अलग शुरू हो चुकी है और वो अपना अलग ऑर्बिट पे अब घूमेगा, जिसमें अभी सफलता जो आज इसरो ने पाई है, यानी कि वो जो एक मुश्किल पड़ाव था वो पूरा हुआ है और इस वक्त वो लैंडर ने अपनी अलग यात्रा शुरू कर दी है। और वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसने पूरा रास्ता तय किया, जो लैंडर को यहां तक लेकर आया था, उसने इस वक्त वो अपना काम कर दिया है। लेकिन मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब वो सतह पर, यहां पर ये साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि वो जिस सतह पर लैंड करना है उसको दिखाने के लिए ये इस वक्त आपको दिख रहा है कि किस तरह से वो सतह कैसी होगी। बहुत ही उबड़ खाबड़ और इस तरह के रॉक्स हैं। अब जब लैंड करना होगा विक्रम लैंडर को, तो इन सभी चीजों को देखते हुए समझते हुए ही किस जगह पर वो स्पेसिफिक लैंडिंग होगी इस चीज को भी समझा जाएगा। और अब वो लैंडर 5 दिन तक आप सोचिए किस तरह से अपनी स्पीड को 4 फेजेस में कम करेगा। वो रफ ब्रेकिंग होगी, फाइन ब्रेकिंग के फेज आएंगे और उसके बाद अगर हम इसको समझे तो इस वक्त ये इस तरह से वहां पर उससे प्रोपल्शन मॉड्यूल से इस वे में अलग हुआ है। लेकिन अब वो 4 फेजेस होंगे जो अब इसको इस तरह से लेकर आएंगे और ये पूरी इस सिचुएशन में होगा। अगर मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यूज दिखाने की कोशिश करूं तो वो इस तरह से नीचे आकर यहां पर चांद की सतह पर ऐसे लैंड करेगा और उसके अंदर से वो प्रज्ञान रोवर निकलकर हमारे लिए जो सभी जानकारियां हैं उनको इकट्ठा करेगा।
पहाड़ों पर लगातार बारिश, लैंडस्लाइड के बाद अब आशंका है कि कहीं शिमला का हाल जोशीमठ जैसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा मानने की वजह है शिमला से आई जी मीडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें कई इमारतों में दरारें दिख रही हैं। क्या शिमला के पहाड़ों का हाल उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा होगा? हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है। आबादी और इमारतों का बोझ जरूरत से ज्यादा है और पहाड़ इस बोझ के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दरारें जो हैं वो घर को आ गई हैं और जितने भी आसपास में 3 से 4 घर हैं उन्हें भी नुकसान की आशंका है। और ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। मकान मालिक भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कितना समय इस बिल्डिंग को बनाए हुए हुआ है और अभी क्या नुकसान की आशंका है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग को भी खाली कर दिया गया है? 5 साल से मैं बना रहा हूँ बिल्डिंग को। 6 साल हो गए शुरू किया हुआ, तब से आस्ते आस्ते बना रहा हूँ मैं, बस अपनी सारी उम्र की पूंजी। सर, यहाँ पे कुछ फैमिलीज रह रही थी? मेरे फैमिली तो जब आगे तो कोई नहीं थी। अभी सर कितना टाइम हो चुका है जब से ये दरारें आ रही हैं और आपने इस घर को खाली कर दिया है? 3-4 दिन से आ रही दरारें, 3-4 दरारें आ रहे हैं। बाकी क्या, सिर्फ 4-5 दिनों की बारिश के बाद ही शिमला के पहाड़ दह रहे हैं। ऊंची बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं और हजारों इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। परसों रात को ही हमें आवाज़ आ गई थी कि कुछ हुआ है यहाँ पे, तो रात को 2 बजे के बाद हम सोए नहीं। तो मॉर्निंग में जैसे ही देखा तो पता लगा कि ये जो रास्ता टाइल्ड बनाया है वो बीच से फटना शुरू हो गया है। तो देखते देखते वो विदिन 1 आवर वो सारा नीचे से मिट्टी खिसकती गई और वो रास्ता नीचे को आता रहा, 2 पार्ट में बट गया और बिल्कुल हमारा जो रिटेनिंग वॉल है बिल्कुल नंगी दिखाई दे रही है और बिल्कुल घर को खतरा बन चुका है। खतरा तो बिल्कुल बन चुका है। और यहाँ से ये निर्मला कॉटेज है, वहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं और उनका रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशलिस्ट कमेटी ने बोला था कि शिमला में एक झटका आएगा तो उसमें कई घंटों में 20,000 से अधिक लोग मारे जाएंगे। शिमला शहर के नीचे से जमीन खिसक रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जो शहर सिर्फ 25,000 लोगों की आबादी के लिए बसाया गया था, वहां 10 गुना ज्यादा करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं और हिमाचल के पहाड़ इतना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के आपको हेल्थ या फाइनेंस से जुड़े हुए टिप्स देते हैं, सजेशंस देते हैं या एडवाइजेस देते हैं। बिना योग्यता और ज्ञान वाले ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है, लेकिन कई बार इन लोगों की सलाह पर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं। कई बार इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर आप कोई हेल्थ टिप लेते हैं और वो आपके लिए कई बार बुरी साबित होती है। इनकी सलाह पर भले ही आपको कभी कभार फायदा हुआ हो, लेकिन वो आपके लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए कंपनी के शेयरों में निवेश करने की सलाह देते हैं या किसी प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस सामने आ चुके हैं जिसमें अक्सर इन्फ्लुएंसर्स कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के मामले में कंपनियों में निवेश करने की सलाह देने के लिए इन्फ्लुएंसर्स मोटी रकम पहले से लिए हुए होते हैं और बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि पैसों का निवेश सही कंपनी में किया है क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर ऐसी बातें कह रहा है और इनको तो बड़ा लंबा अनुभव है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि जल्दी ये रकम हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और अक्सर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये कोई सीधी सीधी ठगी नहीं होती, बड़ी प्रत्यक्ष ठगी नहीं होती, बड़ी अपरोक्ष ठगी होती है। लेकिन इस पर आस्की की लगातार नजरें भी थी और इसलिए आस्की यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस पर हमने भी कई मर्तबा कई शोज़ किए और इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से हमने उठाया भी और इसी का
आप कह सकते हैं किसी कड़ी में अब ये नई गाइडलाइंस आई हैं। गाइडलाइंस वैसे पुरानी हैं, उनको रिवाइज किया गया है और अब इसमें हेल्थ और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्वालिफिकेशन का डिस्क्लोजर जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी आपको बनानी पड़ेगी। जो रेलेवेंट इंडोर्समेंट आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, ये आपको साफ साफ बताना होगा। अगर इन्फ्लुएंसर BFSI स्पेस यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के स्पेस में कंटेंट बना रहा है तो उसके पास मान्यता होनी चाहिए वैसा कंटेंट बनाने की। अगर स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के निवेश की सलाह दे रहा है मार्केट्स में तो उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया है कि सेबी रजिस्टर्ड अगर इन्फ्लुएंसर नहीं है तो किस तरह के जोखिम उसकी सलाह में होने चाहिए और हो सकते हैं, इसको हमने कई बार आपको बताया भी है। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना बड़ा ज़रूरी है और इसके अलावा जो दूसरी क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी आपको दिखाना होगा। फाइनेंस के विषय में अगर आप सलाह दे रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है तो उसके पास उससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मसलन CA है, वो CS है, क्वालिफाइड है या नहीं है, ये सब बताना होगा, ये जानकारी देनी होगी। ऐसे ही इंश्योरेंस में भी बहुत सारी ठगियां हो जाती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बेच रहा है तो एडाई का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा, इन सब बातों के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो इन रिवाइज गाइडलाइंस में है वो ये है कि जो कंटेंट में रिस्क जो छुपा हुआ है, निवेश से जुड़ा वो जो रिस्क है, जो रेगुलेटर द्वारा पास किया गया जो रिस्क का पूरा डेफिनेशन है, उसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। ये फाइनेंशियल रेगुलेटर जो तय किए हुए हैं रिस्क, उनको बताना होगा। फाइनेंस के स्पेस में बनने वाले हर कंटेंट में इन्फ्लुएंसर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मान्यता बताना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी आजकल हम देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग कंटेंट को जनता तक पहुंचाते। तो इसमें भी कहा गया है कि कैसे कैसे किन किन मसलों में आपको कैसे कैसे अपना डिस्क्लोजर देना है। मसलन उदाहरणतः अगर आप इंफॉर्मेशन पॉडकास्ट के जरिए दे रहे हैं तो पॉडकास्ट में सारी जानकारी आपको शुरुआत में बतानी होगी श्रोताओं को। इसके अलावा अगर कोई वीडियो है, आप वीडियो बना रहे हैं या कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें ओपनिंग रिमार्क्स में ही इंफॉर्मेशन में बताना जरूरी होगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और जोखिम वगैरह के डिस्क्लोजर भी आपको देने पड़ेंगे। एक और बड़ा चर्चित और बड़ा ट्रेंड करता हुआ जरिया है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का, वो है ब्लॉग। तो अगर आप ब्लॉग के जरिए किसी को सलाह दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुरुआत में ही जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको शुरुआत में ही देनी होगी। इसके अलावा वीडियो या फोटो में अगर आप कोई जानकारी सुपर इम्पोज करके दे सकते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। ये भी कहा गया है। आस्की, जैसा हमने आपको बताया कि पहले ही गाइडलाइंस इसमें ला चुका है, इनको रिवाइज किया गया है और हम सब जानते हैं कि आस्की की जो पहले से एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस हैं उनके तहत कोई भी कंटेंट है उसकी कैटेगरी आपको तय करनी जरूरी है, उसके बारे में दर्शकों को जानकारी देना साफ साफ जरूरी है। अगर कोई आपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट के थ्रू लिया है, फाइनेंशियल एंगेजमेंट के थ्रू लिया है तो उसमें आपको एड या एडवर्टीजमेंट शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि जो कंटेंट वो देख रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, ताकि लोगों को ऐसी स्कीम को लेकर पहले ही पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो कुल मिला के एक आम आदमी के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसमें ये गाइडलाइंस मददगार साबित हो सकती हैं और कुल मिला के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा तय करती हैं ये गाइडलाइंस। थोड़ा और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मनीषा कपूर जी जुड़ चुकी हैं जो कि CEO और महासचिव हैं आस्की की। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मच अवेटेड ये रिवीजन था जो आप लोगों ने कर दिया है फाइनली। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, आपको किस तरह के ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे, किस तरह की शिकायतें मिल रही थी, आप फाइनली इन गाइडलाइंस को आपने फिर रिवाइज किया। जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस पे चर्चा करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि ये मई 2021 में हमने ये गाइडलाइंस पहली लॉन्च की थी और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए जो इन्फ्लुएंसर फील्ड है ये एक बहुत जल्दी से बदलने वाली चीज़ है। इसमें हर दिन हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया नया आता है, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो पिछले 1.5-2 सालों में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स आ गई हैं जो हेल्थ के ऊपर लेके, आप ये खा लीजिए तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, या मैंने ये किया तो मुझे
ये तकलीफ दूर हो गई। और ये सीरियस तरीके की सलाहें हैं। और सेम वे जो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप इस टाइप की इंश्योरेंस आप निकालिए। तो ये सलाह तो ठीक है, पर अगर ये जो बोथ हेल्थ और वेल्थ, ये जो दो जिंदगी के काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर इसमें हम एक्सपर्ट एडवाइस ना लेके किसी भी आम इंसान से अगर हम एडवाइस लें तो शायद हमारा नुकसान हो सकता है। और हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान, सीरियस नुकसान होता है। तो इसलिए जो इस टाइप का हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी इस टाइप के कंटेंट आ रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पे हैं, जो एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट लिया हुआ है, और उसमें हम बिना किसी क्वालिफिकेशन के हम बोल रहे हैं कि भाई आप ये विटामिन खा लो और आप ये दवाई ले लो और इससे ये डायबिटीज़, इससे बीपी ठीक हो जाएगा, या आप इस चीज़ में निवेश कर लो। तो ये एक डेंजरस ट्रेंड बन सकता है। तो इसी को थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते कि आप एडवाइस ना दो, अगर आप उस क्षेत्र में आप क्वालिफाइड हो तो आप ज़रूर दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर अगर आप क्वालिफिकेशन से आप कुछ और हो और आप दे रहे हो हेल्थ एडवाइस, तो वो कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए वो एडवाइस ने काम किया हो, पर अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप डॉक्टर नहीं हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हर केस में ऐसा होता है या नहीं, या इस चीज़ के क्या एक्सेप्शंस होते हैं, या किस कंडीशंस में ये सलाह शायद डेंजरस हो सकती है। सेम वे अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें तो आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, उस चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपके पैसे बढ़ने के साथ साथ आपके पैसे कभी कभी घट भी सकते हैं। ये एक जो फुल नॉलेज है, हालांकि मतलब एक फुल नॉलेज रादर देन हाफ नॉलेज, ये एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, और एक एक्सपर्ट ही उन्हीं को पता है कि इस कोई भी विषय के बारे में सारे मुद्दे क्या हैं या सारे पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये जरूरी था इस टाइप की एक गार्डरेल लाने। एब्सोल्युटली। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर जिन इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं या आम लोग फॉलो करते हैं, वो ये मान के चल रहे होते हैं कि इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, उसके पीछे एक अथॉरिटी है, वो डोमेन एक्सपर्ट होंगे, वो जानकार लोग हैं, इसलिए वो जो कह रहे हैं उनका वजन मानते हैं लोग, उनको बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए दर्शकों तक, श्रोताओं तक, या जिस भी माध्यम से आप पहुंच रहे हैं, उन तक ये जानकारी जाना बड़ा जरूरी है कि जो सलाह आपको दी जा रही है क्या वो क्वालिफिकेशंस रखते हैं या नहीं रखते हैं। अच्छा मनीषा जी, 11 अगस्त को ही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस को भी एक्सटेंड किया था, आपको भी हमने उसमें आमंत्रित किया था, और उसमें भी पेनलाइज करने की बात की थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। क्या ये उनका एक्सटेंशन है, उनको कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीजें या कुछ अलग हैं? नहीं, ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये चीज़ें। और हेल्थ के ऊपर जो ये हमने एडवाइजरी निकाली है और जो ये गाइडलाइंस निकाली हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर भी हाँ, वो अलग से वो भी गाइडलाइंस निकली हैं। जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं वो लगभग सिमिलर हैं इन स्पिरिट, और जो ये फाइनेंशियल इश्यूज को लेके जो आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम्स में सेबी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि कौन एडवाइस दे रहा है और किस टाइप की एडवाइस दे रहा है, कि वो क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो ये डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न, पब्लिक कंसर्न है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार भी और हम भी साथ साथ में मिलकर काम करेंगे, और इस चीज़ को हर तरीके से इस चीज़ को हम पब्लिसाइज करें कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो ये लॉन्ग टर्म में जाके एक इक्विटेबल जो है मैसेजिंग जाएगी, और जो करेक्ट मैसेजिंग है वो जाएगी बाहर। बिल्कुल, और ये बिल्कुल होना भी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, सेबी ने भी एक्शन लिया है। इनफैक्ट फिनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं रातों रात, उस पर जी बिजनेस ने कई सालों से एक मुहिम भी चलाई है, हमने बाकायदा इस पर एक सीरीज भी चलाई थी, उसका संज्ञान सेबी ने भी लिया है, आस्की ने भी समय समय पर उसका संज्ञान लिया है, और एक कॉन्क्रीट अब गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं जिसमें क्लियर कट बताया जा रहा है कि नॉन एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और उसमें कंज्यूमर का सेफगार्ड कैसे किया जा सके। एक सवाल जो मनीषा जी बार बार उभरता है, और हम जब कभी भी इस तरह की बातें करते हैं तो हर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इफ अगर उल्लंघन कर दिया तो उन पर सजा कैसी होगी? क्या वो डिटरेंस आएगा सिर्फ गाइडलाइंस आने से? क्या वो काम चल पाएगा, या वो डिटरेंस भी ला रही हैं ये गाइडलाइंस जो रोकें, जो बताएं कि अगर ऐसा किया तो सजा भी मिलेगी?
देखिए, जो कोई भी एडवर्टाइजिंग रेगुलेटरी एक सिस्टम होता है, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जैसे हम एक मान लीजिए कि जो ASCI है, ये फ्रंट लाइन लेवल है, फर्स्ट लेवल आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो कमर भी ये एड्स अपने सर्वेलेंस के द्वारा पिकअप करते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक वॉलंटरी कंप्लायंस हो जाए। जो आप मतलब कि हमने आपको बताया ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं उसमें, और ये जूरी के पास जाता है। फिर जूरी जो एक रिकमेंडेशन देती है, उसको आप वॉलंटरली मान लीजिए। अगर कोई उसको वॉलंटरली नहीं मानता है, तो फिर हम उस चीज को गवर्नमेंट को एस्केलेट करते हैं, या गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि ये ऐसा ऐसा ऐड है और ये ऐसी पोस्ट हमने देखी है, जो हमारी जूरी में आफ्टर सारी दोनों साइड्स को सुन के और कंप्लेंट को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके हमें हमारा ये नतीजा निकला है, हमारी ये रिकमेंडेशन है। पर हम देख रहे हैं कि ये जो एडवर्टाइजर है या इन्फ्लुएंसर है, ये इस चीज को मान नहीं रहा है। तो आप देखिए, जो गवर्नमेंट का लॉ है और जो ASCI का गाइडलाइंस है, तकरीबन 19-20 फर्क है, पर तकरीबन सेम प्रिंसिपल पे हम बोल सकते हैं कि जो ASCI की गाइडलाइंस को जो नहीं मान रहे हैं, वो उसका हाई चांस है कि वो लॉ को भी ब्रेक कर रहा है। तो जो लॉ को, इसलिए हम वो एस्केलेट करते हैं गवर्नमेंट को कि अब आप एक्शन लीजिए। रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, कई मान जाते हैं फटाफट, पर बार बार वही चीज करते हैं, तो मतलब हम ये जान सकते हैं कि उनकी ये नियत नहीं है कि वो इस चीज को ठीक से वो अप्लाई करें। तो वो भी केसेस हम गवर्नमेंट को भी एस्केलेट करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एस्केलेट करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे भी ये केसेस की जो लिस्ट होती है नॉन कंप्लायंट एडवर्टाइजर्स और इन्फ्लुएंसर्स की, वो भी डालते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप वॉलंटरी कंप्लायंस लो, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है और उसमें कुछ टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता है एक बार। पर यस, डेफिनेटली जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, 90% केसेस हमें वॉलंटरी कंप्लायंस मिल जाता है। जो 10% केसेस हैं, वो गवर्नमेंट डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन ले, तो ये पूरा सिस्टम एक तरीके से बहुत अच्छे से काम करेगा। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल ये होना भी चाहिए। और गवर्नमेंट भी हमेशा से, मेरे ख्याल से, पक्ष में हमेशा रही है कि पहले सेल्फ रेगुलेशन आ जाए। ऐसा ना लगे कि सरकार डंडा लेके बैठी हुई है और आपको बिजनेस करने से रोक रही है। तो इसलिए सेल्फ रेगुलेशन का ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है आज की। जब बात सेल्फ रेगुलेशन से नहीं आती है, तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा चरण है, उसमें तो सरकार के पास जाएगी। अब जाते जाते बड़ा संक्षेप में थोड़ा सा बता दें, जो आम व्यूअर्स जो ASCI के बारे में नए होंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं, ASCI तक वो कैसे पहुंच सकते हैं और आप लोग कैसे फिर चीजों को आगे ले जाते हैं? जी, थैंक यू। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। और तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, www.ascionline.in, या एक सरल तरीका और है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7710012345। तो आपको अगर कोई भी विज्ञापन दिखे जो आपको लगे कि ये सही नहीं हो, और सही से हम क्या बोलते हैं कि वो भ्रामक ना हो, वो ऐसे क्लेम्स ना बना रहा हो जो हमें लगे कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको शंका है तो आप हमें लिखिए, हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है। दूसरा है कोई विज्ञापन जो अश्लीलता को दिखाता हो या कोई बहुत ही ऑफेंसिव चीजें दिखा रहा हो, उस विज्ञापन के अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट्स ले सकते हैं। और तीसरा ऐसा है कि जो विज्ञापन किसी हार्मफुल चीज को बढ़ावा दे रहा हो, जैसे आप समझिए बच्चे हैं, उनको बोल रहा है कि आप इधर से कूद जाइए, आप उधर से कूद जाइए, या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कीजिए, तो उस टाइप के विज्ञापन जो कोई हार्मफुल सिचुएशन को प्रमोट कर रहा है, उसके खिलाफ भी आप हमें कंप्लेंट लिख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप हमें विज्ञापन का या लिंक भेज सकते हैं या उसके स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं, और आपको उस पर क्या आपत्ति है वो आप हमें लिख भेजिए। उसके बाद हम संभाल लेते हैं, हम उस एडवर्टाइजर को लिखते हैं, उनसे एक मांगते हैं कि ये भाई आपका विज्ञापन कंप्लेंट में आया है, आप इसकी बताइए कि आपकी क्या जस्टिफिकेशन है इस बारे में। वो अगर जस्टिफिकेशन, कभी कभी तो एकदम से ही मान जाते हैं कि नहीं हमारे से गलती हो गई, वो इमीडिएटली विड्रॉ करते हैं। अगर वो कुछ जस्टिफिकेशन देते हैं तो वो हमारी जूरी के पास जाता है। अब हमारा जो एक पोर्टल है, जो कंप्लेंट्स पोर्टल है, उसमें आपका जो कंप्लेंट्स नंबर है वो आपको ये भी बताता है कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची। एडवर्टाइजर के पास पहुंच गई, एडवर्टाइजर का रिस्पॉन्स आ गया है, अब जूरी के पास गई है। और जो सिंपल केसेस हैं वो 2 हफ्ते में हम रिजॉल्व कर लेते हैं। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो कभी कभी 5 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। पर एक काफी स्पीडी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये। जब आप देखते हैं कि आप कोर्ट वगैरह जाइए तो कई चीजों में महीनों और साल लग जाते हैं। इसका हम आपको एक फर्स्ट लेवल रेजोल्यूशन दे देते हैं काफी जल्दी। और ऑफ कोर्स उसके बाद अगर
आइदर पार्टी या एडवर्टाइजर या कंप्लेनेंट उनमें से कोई भी खुश नहीं हो तो एक अपील्स मैकेनिज्म भी है और कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर। सो पर ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हो जाता है कि जिसमें अगर 90% प्रॉब्लम्स इसी तरीके से सॉल्व हो जाएं तो जो कोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट है वो उन 10% पे फोकस कर सके जिसमें वाकई में एडवर्टाइजर की हम बोल सकते हैं एक तरीके से नहीं है नियत इस चीज को ठीक करने की या उस पर डेफिनेटली एनफोर्समेंट ही काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से आस्की काम करता है और एक आम आदमी आस्की तक कैसे पहुंच सकता है। आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली होगी, उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, मुद्दे को भी समझा होगा उन्होंने, और किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट बनाने में आस्की अपनी भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही काम करते रहें, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे इंटरेक्शन करके। थैंक यू सो मच। आपने तमाम चाइनीज ऐप्स के जरिए फ्रॉड के मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन आज की कवर स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि ऐप के जरिए आरोपी ने महज 9 दिनों के भीतर फ्रॉड के एक ऐसे खेल को अंजाम दिया कि आप भी चौंक जाएंगे। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 1400 करोड़ का पूरा खेल महज 9 दिन में पूरा हो गया। पूरी कहानी गुजरात की है और यह मामला 2020 से 22 के बीच का है। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। कहानी आप सुनेंगे, निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। दरअसल चीन का रहने वाला एक शख्स साल 2020 में गुजरात आता है। इस दौरान वो एक सॉकर बेटिंग ऐप को बनाता है, उसको बनाने का दावा करता है और उसका नाम रखता है दानी डेटा ऐप। इस ऐप को बनाने के बाद चीनी शख्स वू उयानबे, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ ही इस ऐप का प्रचार करने में जुट जाते हैं भारत में, और लोगों को बेटिंग करने और पैसे बनाने का लालच दिया जाता है। भारत में ऑनलाइन बेटिंग पर रोक है। बेटिंग हमारे यहां कुछ स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर प्रतिबंधित है, इल्लीगल है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऐप महज 9 दिनों तक ही सक्रिय रहता है और ये इसमें जो लालच होता है और बेटिंग के प्रति एक दबा हुआ लालच और रातों रात अमीर बनने या रातों रात पैसा लगाकर उसका दोगुना तेगुना रिटर्न पाने की जो चाहत है, जो लालच है, वो इस ऐप में जिन लोगों ने पैसे लगाए उन्हें मार गया। 9 दिन के भीतर पूरा खेल हो गया। इन 9 दिनों के भीतर ही गुजरात में रहने वाले, अब आप सुनेंगे ये आंकड़ा तो फिर चौंकेंगे, कितने लोगों ने इस ऐप पर पैसा लगाया क्या आप जानते हैं? 1200 लोग। 1200 लोगों ने इस ऐप के जाल में फंसकर अपने पैसे गंवा दिए और टोटल रकम 1400 करोड़, यानी कि 1200 लोगों ने 1400 करोड़ जो है वो गंवाए। तो आप समझिए एक एक आदमी 1 करोड़ से ऊपर लगा रहा था इस लालच में कि उसका पैसा 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। आरोपी वू उयानबे इस ऐप को अचानक से बंद कर देता है और चीन भाग जाता है। इस ऐप के जाल में सिर्फ यूआई नहीं, रेंज आप देखिए, 15 साल से लेकर 75 साल तक के पढ़े लिखे पैसे वाले लोग इसमें शामिल हैं। इस मामले में पहली एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई और तब से लेकर अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ये सभी गिरफ्तारियां वू उयानबे द्वारा ठगी गई रकम को शेल कंपनियों और हवाला नेटवर्क के माध्यम से भारत से बाहर भेजने से जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो असली ठग है वो गायब है, वो चीन भाग गया। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है, वो वापस चीन लौट चुका है। जांच एजेंसियां उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पा रही हैं और यही वजह है कि अब तक उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है। हालांकि वो चीन से यहां आएगा, प्रत्यर्पण उसका चीन करेगा यहां, ये मानना, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो गया हाथ से, लेकिन कुछ सीख देकर गया है, कुछ सबक देकर गया है। उन सीख और उन सबक पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस ठग को, इस महाठग को चीन से वापस भारत लाने का और यहां आपके फिर कोर्ट ऑफ लॉ में लोगों के साथ इंसाफ करने की प्रक्रिया क्या है, कितनी आसान, कितनी कठिन, विस्तार से करते हैं बात। एलएन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा विचित्र सा ये केस है सर। धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है, आपकी आवाज जी। तो सर क्या कहेंगे, ये आदमी तो चला गया चीन चूना लगाकर, अब इसके वापस आने की क्या क्या
संभावनाएं हैं? देखिए दीपक जी, ये जो आपका प्रोग्राम है इस शाम को 360 डिग्री, ये बहुत ही मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात आप लेकर आते हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं मैं अभी तक इसमें कर रहा हूँ वो सारे के सारे मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट से हैं। थैंक यू सर। अभी मैं आस्की वाली आपकी स्टोरी देख रहा था, उसमें पब्लिक से इंटरेस्टेड, हेल्थ से इंटरेस्टेड और इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टेड सारी बातें थी। अभी ये जो अभी चौंकाने वाला जो अभी केस आप बताया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। लेकिन ऐसे केसेस के बारे में, जैसे आपने कहा कि चीन का आदमी आया और यहाँ 2 साल से करीब 2 साल से भी ज़्यादा टाइम यहाँ रहकर और इतने लोगों को चूना लगा गया और ये ऐप के थ्रू लगा गया और पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो गए। देखिए ना, पढ़े लिखे लोगों का 1400 करोड़ रुपए का नुकसान कोई आदमी करा के बैठ के चला गया और हम इंडियन हैं, वो इससे सबक नहीं लेते हैं इस केस से। और पहले भी जितने केसेस आपने दिखाए हैं आपने अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उन सब से हमें सब लोगों को सबक लेना चाहिए। लालच में आकर ना करें। जितने भी जो फ्रॉड होते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड्स में लालच भरा होता है और हम लोग हैं कि हम लालच में आकर कि हमें पैसा दुगना हो जाएगा या वो हो जाएगा या कैसे भी, ये सारा जैसे ही ऐप में था कि इन्वेस्टमेंट करो कितना पैसा बढ़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जो चीज़ें लुभावनी होती हैं और जो ये बताती हैं कि आपको इतना फ्री वाली बात कहते हैं या इतना मल्टीप्लाई वाला प्रॉफिट होता है, तो आप जान के रखिए। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाह रहा हूं कि मैंने 37 साल में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जो थोड़ा सा लालच बढ़ा के दे देते, तो लोग लालच में आकर पैसा लगा देते हैं और बाद में वो हाथ धो बैठे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, जैसे इस केस में हुआ है। ये आदमी अब चाइना चला गया, नो डाउट गुजरात पुलिस ने एफर्ट्स करने के बाद में 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, पूरा चेन भी पता कर रहे हैं, सेल कंपनीज का भी पता कर रहे हैं। लेकिन इस मेन आदमी को लाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और वो लेंदी। थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है इस तरह के केसेस में, क्योंकि चीनी कनेक्शन आजकल हम देख रहे हैं, ठगी का चीनी कनेक्शन बहुत तेजी से उभरा है और खास तौर से कोविड के बाद आप संभवतः हर दूसरा तीसरा फ्रॉड चीन से कनेक्टेड है सर। तो ये चीन में इतने सारे ठग जाकर बैठ जा रहे हैं, इनको लाने का क्या जटिलताएं हैं और क्या कितना कॉम्प्लेक्स है उनको यहां तक लाना सर? देखिए, कोई भी आदमी हमारे देश से चीटिंग करने के बाद भाग जाता है तो उसको लाने की वास्तव में ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा चौकसी, मेहुल चौकसी है और वो और भी कई लोग यहाँ से बैंक फ्रॉड करके चले गए, उनको अभी तक नहीं लाया जा पा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि देर आए दुरुस्त आए, डेफिनेटली ये लोग आएंगे जरूर, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि हमारा देश के साथ में उस देश की क्या संधि है। तो चीन में हमारे देश के साथ में अगर प्रत्यार्पण की संधि है और वो मोस्ट लाइकली वो है, और वो दोनों सरकारें अगर चाहेंगी कि इस प्रकार से जो फ्रॉड करते हैं उनको जहाँ पर फ्रॉड हुआ वहाँ पर पेश किया जाए तो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया है वो तेज़ है, वो थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है रिक्वेस्ट करेगी अपने होम मिनिस्ट्री को, अपने स्टेट की होम मिनिस्ट्री को, स्टेट मिनिस्ट्री अपनी हमारी सेंट्रल की MHA को रिपोर्ट करेंगे, होम मिनिस्ट्री फिर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अप्रोच करेगी क्योंकि विदेश का मामला है, तो MEA को रिक्वेस्ट की जाएगी। MEA फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखेंगे कि उसका डिटेल में उसके बारे में पता करेंगे। कुछ इसमें रॉ से मदद ली जाएगी, RNAW से मदद ली जाएगी, क्योंकि हमारा जो रॉ का विंग है, इंटेलिजेंस विंग है विदेशों के लिए, वो हमारा बाहर के लिए हर एक देश में हमारे रॉ के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, वो इसके बारे में पता करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो आदमी की आइडेंटिटी वहाँ की एक्चुअल में है कि नहीं है। यहाँ पर जो ऐप बनाने लगा था तो हमारे देश के कानून में ये होना चाहिए, कोई भी इस प्रकार की ऐप बनाता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, वेरिसिटी और उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जानकार होना चाहिए, तभी उसको ऐप बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास ऑथेंटिसिटी है उसकी, तो उसको हम डेफिनेटली उसको रॉ के थ्रू हम लोकेट करवा देंगे। फिर हम MHA और MEA की सोर्सेज से फिर हमें एक पत्राचार शुरू होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होगी। फिर अगर हमारी संधि के उसमें प्रोविजंस में आता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आकर और ये केसेस को भुगत लेगा, और वो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। लेकिन इतने टाइम में जितना पैसा हमारे लोगों से ठग के चला गया, वो सब पैसा वो कहीं बर्बाद हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, उससे रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से और बहुत से लोग भाग जाते हैं, उसके बाद वो पकड़े जाते हैं भले ही, लेकिन वो पैसा रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे जो लोग हैं
वो लॉस में रहते हैं। हमारे जो देश में जो विक्टिम है, जी हाँ। जो विक्टिम हो जाते हैं ऐसे फ्रॉडों से, वो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा लॉस रहता है, उनको रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है सर। फ्रॉड हो जाने के बाद, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि फ्रॉड हो जाने के बाद जो है आपके पास बहुत ज्यादा पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, अलबत्ता आप बहुत सारा खो देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इस तरह के फ्रॉड्स में ना फंसे। कोई भी लालच जो है वो आपको बुरा फंसा सकता है, जैसा इस केस में हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया कितनी भी जटिल क्यों ना हो, प्रोसीजर्स कितने भी लेंदी क्यों ना हो, लेकिन ये जो महाठग जाकर चीन में बैठ गया है, छिप गया है, ये भारत लाया जाए और लोगों को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच राव सर। सरकार ने सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगेगी। इसे स्पैमिंग भी, इससे कमी आएगी स्पैमिंग में। और खबर को और थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए इस वक्त चलते हैं तरुण के पास, जो इसे डिटेल से बताएंगे। जी तरुण। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो एक खबर है वो एनएमडीसी और एनएलसी जैसी कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि माइंस मंत्रालय ने जो अभी हाल ही में एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव हुए हैं उसके बाद 90 ब्लॉक का ऑक्शन करने का अपना एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। और देश में पहली बार ऐसा होगा कि लिथियम और पोटाश जैसे जो खनिज हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, उनका ऑक्शन होगा। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 6 महीने में जो माइंस मंत्रालय है वो 90 ब्लॉक्स का ऑक्शन करेगा, जिसमें से 10 ब्लॉक जो हैं वो पोटाश के होंगे और 2 ब्लॉक्स जो हैं वो। आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को खोजने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पोर्टल का नाम उद्गम है। यह सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके अकाउंट होल्डर का नाम और आईडी प्रूफ डालने से पता चल जाएगा कि सर्च हो रहे अकाउंट होल्डर का क्या किसी बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या नहीं। शुरुआत में इस पोर्टल पर सिर्फ 7 बैंकों के अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी होगी। धीरे धीरे सभी बैंक्स की डिटेल और डेटा इस पोर्टल में आ जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए 100 डेज 100 पेज मुहिम शुरू की थी। बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार का वीकली एक्सपायरी का दिन जोरदार एक्शन वाला दिन रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार के प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 388 अंक टूटकर 65,151 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 100 अंक फिसला, जबकि बैंक निफ्टी 55 अंक गिरकर 43,891 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट का आज पूरा एक्शन बताएंगे वरुण दुबे। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेत और वीकली एक्सपायरी के बीच आज भारतीय बाजारों में लाल निशान में क्लोजिंग देखी गई है। इनफैक्ट ग्लोबल संकेत कमजोर थे तो सुबह से ही भारतीय बाजारों में प्रेशर था और पूरे दिन भारतीय बाजारों प्रेशर के साथ ही ट्रेड करते नजर आए हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट वहाँ थी। बैंक निफ्टी में करीब 75 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने मिली है। हालांकि कुछ छोटे मझोले स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे आपको भरपूर गेंस भी देखे गए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी में टॉप लूजर्स की बात करें तो आईटीसी, एलटीएमआईटी, डीवीज लैब, पावर ग्रिड जैसे काउंटर से जहाँ पे करीब 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट थी। गेनर्स में अडानी ग्रुप स्टॉक से अडानी पोर्ट को देख लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिए, वहाँ तेजी थी। इसके अलावा टाइटन, बजाज ऑटो, एसबीआई जैसे दिग्गज थे जहाँ पे खरीदारी देखने मिली। फोकस में फिर से एक बार शिपिंग काउंटर्स थे। लगातार अगर आप देखेंगे तो शिपिंग काउंटर्स, खासकर शिपयार्ड काउंटर्स में तेजी थी। आज भी कोचिन शिपयार्ड में 8% से ज़्यादा के गेंस देखने मिले। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे करीब 35-40% के आसपास के गेंस जो है वो शिपिंग कंपनीज में देखे गए हैं। अंबर एंटरप्राइजेस में आज तेजी थी। वही ग्लोबल स्पीड में गिरावट देखने मिली। आईआरएफसी, ओएफएस की खबर के चलते स्टॉक में भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। मिड कैप में लूजर्स की बात करेंगे तो आईओबी, एलेंबिक फार्मा जैसे काउंटर से जहाँ पे दबाव था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रेलिगे एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा कल जो ब्लॉक डील्स हुई थी उसके बाद आज यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। तेजी की तरफ बीएफ यूटिलिटीज जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी। ई मुद्रा, अपार इंडस्ट्रीज, बाटा जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। तो छोटे मझोले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको खरीदारी और बिकवाली दोनों देखने मिली है, लेकिन दिग्गजों में आज दबाव जो है वो साफ देखने मिला और साथ ही साथ ग्लोबल संकेत जो थे वो कमज़ोर थे। इसके लिए हमारे मार्केट जो है वो लाल निशान में पड़ गए।
डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के पास रुपया पहुंच गया है। इस महीने अब तक रुपए में 1.2% की गिरावट देखी गई है। आगे की चाल अब कैसी रहेगी रुपए की, इस पर बातचीत करने के लिए थोड़ा विस्तार से जानकारी देने के लिए नेहा आनंद है साथ में। जी बिल्कुल, डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी गहराती चली जा रही है और अब ये अपने अक्टूबर में जो इसने रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ था पिछले साल, उसके काफी करीब अब ट्रेड करता हुआ रुपया डॉलर के सामने नजर आ रहा है। इसी महीने अब तक बात की जाए ऑलमोस्ट 7% की कमजोरी डॉलर के सामने इसने दिखा दी है। अब कारण क्या है इस कमजोरी का? पहला तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती जो कि 2 महीने के उच्चतम स्तर के पास ट्रेड करता दिख रहा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो 15 से 16 साल की ऊंचाई पर चली गई और दुनिया भर की जितनी भी बॉन्ड यील्ड्स हैं यहाँ पर, उसमें हम देख रहे हैं बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार की बात करें, यहाँ पर कमजोरी है, असमंजस का माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल यहाँ पर मजबूती दिखाता हुआ नजर आया है और 7 हफ्तों में जबरदस्त रैली दिखी है जिसने रुपए पर प्रेशर बनाने का काम किया है। FIIs की घरेलू बाजार से हमने देखा है निकासी बढ़ी है और इस महीने अब तक 9,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली दर्ज हुई है। देश में रिटेल महंगाई एकाएक हमने देखा 15 महीने की ऊंचाई पर चली गई है। जुलाई में 7.5% के आसपास रही है और डॉलर के सामने जितनी भी बड़ी विदेशी करेंसीज हैं हमने देखा है वो सब मल्टी मंथ लोस पर चली गई। ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रुपए में प्रेशर आया है। आगे अधिकतर एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज फर्म्स मानती हैं कि रुपया बहुत जल्द नया रिकॉर्ड लो यहाँ पर छुएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में USD INR 83 रुपए 40 से 80 पैसे का स्तर छू सकता है और कई ब्रोकरेज फर्म्स मानते हैं कि इस महीने के अंत से पहले ही अधिकतर का ये मानना है कि 84 और 84.5 जैसा लेवल भी देखने को मिल सकता है। मतलब नए रिकॉर्ड लोस की तैयारी रुपए में डॉलर के सामने दिखाई दे रही। एक तरफ जहां अमेरिकी बैंकों को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय बैंकों पर रेटिंग एजेंसियों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिच की एक रिपोर्ट शेयर करने के लिए हमारे साथ है वरुण। देखिए, भारतीय बैंकों को लेकर फिच काफ़ी बुलिश है और इनका कहना है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है भारतीय बैंकों का वो काफ़ी बेहतर है। आपको याद होगा 2020 में कोविड के समय पे इन्होंने भारतीय बैंकों का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मिड पॉइंट स्कोर है उसको BB+ से घटा के BB कर दिया था। उसके बाद हाल ही में मई में भारत की जो ओवरऑल रेटिंग है उसको यहाँ पे स्टेबल आउटलुक दिया था और BBB- रखा था और यहाँ कहा भी था इन्होंने FY 23 से 25 तक 6.4% के आसपास का GDP का अनुमान है। और अब ये कह रहे हैं कि भारतीय बैंकों का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। इनफैक्ट इनका कहना है कि जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है वो प्री कोविड लेवल से भी काफ़ी बेहतर इनको यहाँ पे नज़र आ रहा है और ये सबसे अच्छी बात है। वहीं भारतीय बैंक्स के ऊपर जो स्ट्रेस है उसको हैंडल करने के लिए इनके पास जो ओवरऑल बफर है वो इनका कहना है कि काफ़ी बेहतर है। जो Tier 1 कैपिटल FY 18 में 10.4% के आसपास था वो अब बढ़ के करीब 13.4% के आसपास हो चुका है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्थिति है। साथ ही साथ इनका कहना है कि महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, साथ ही साथ जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है उसमें कोई भी गिरावट नहीं आई है, वो अभी भी काफ़ी बेहतर इनको नज़र आता है। इन्होंने काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे भारतीय बैंकिंग कंपनियों को जज किया है, जिसमें से एक है प्राइवेट क्रेडिट टू GDP। इनका कहना है कि जितने भी BBB- वाले देश है उनमें अगर आप इस रेशियो को देखेंगे तो करीब 50% के आसपास का है, जबकि भारत में ये करीब 57% के आसपास का है, जो कि काफ़ी बेहतर माना जाता है। NPA की स्थिति भी भारतीय बैंक से काफ़ी अच्छी है, 10 साल के नीचे स्तर पे पहुंच चुकी है और आगे बैंकों के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, उसमें काफ़ी सुधार होगा। नो डाउट क्रेडिट ग्रोथ आपको FY 23 में जितनी हुई थी उससे थोड़ी कम देखने मिलेगी, लेकिन ग्रोथ जो है वो अभी भी ज़्यादा होगी और ये एक अच्छी बात है। RBI ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं जिसके कारण ओवरऑल स्ट्रेस जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो कम रहेगा और गवर्नेंस के इश्यूज जो है वो भी कम रहने वाले हैं। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसको फिच ने हाईलाइट किया है और कहीं ना कहीं भारतीय बैंकों का जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसको लेके फिच काफ़ी बुलिश है और इसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री पे ये काफ़ी पॉजिटिव है। भारत में बीमारी से होने वाली हर 8वीं मौत की वजह किडनी का फेल हो जाना है। देश में करीब 10% आबादी किडनी की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है और हर साल 2 लाख नए लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जिन्हें किडनी चाहिए होती है, ट्रांसप्लांट भी चाहिए होता है। लेकिन इस बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। एक आदमी में सूअर की किडनी का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया और उसने काम करने के संकेत भी दिए।
अगर ये ट्रायल आगे भी पूरी तरह से सफल हो जाता है तो किडनी रोगियों के लिए रामबाण साबित हो सकता है और किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में ये क्रांति ला सकता है। अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये ट्रांसप्लांट इसलिए अहम है क्योंकि मामला इंसान की किडनी का इंसान में ट्रांसप्लांट को लेकर नहीं, बल्कि पिग की किडनी का ब्रेन डेड इंसान में ट्रांसप्लांट से जुड़ा है। ट्रायल में पाया गया कि ट्रांसप्लांट की गई किडनी ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में 1 महीने से ज्यादा समय तक सामान्य रूप से काम करती रही। फिलहाल तो डॉक्टरों की उपलब्धि किडनी ट्रांसप्लांट की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगॉन ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के सर्जनों की इंसानों में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किडनी रोगियों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। इंस्टीट्यूट के मुताबिक उनकी टीम ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी का 1 महीने से ज्यादा समय तक इंसान के शरीर में जीवित रखने में सफलता पाई है। किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस में डॉक्टरों ने सुअर की किडनी को आनुवांशिक रूप से बदलाव किया ताकि सुअर की किडनी में पाए जाने वाले एक ऐसे जीन को हटाया जा सके जो इंसान की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करता है। डॉक्टरों ने इस जीन को हटाकर इसे ब्रेन डेड इंसान में ट्रांसप्लांट किया। इतना ही नहीं, ट्रांसप्लांट के दौरान ब्रेन डेड बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर जो पहले असामान्य था उसे भी नॉर्मल पाया गया। आमतौर पर जब किसी मरीज की किडनी सही से काम नहीं करती है तो उसके क्रिएटिनिन का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने पाया कि किडनी के लगने के बाद ब्रेन डेड बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर वापस से सामान्य हो गया। वहीं ट्रांसप्लांटेड किडनी की फंक्शनिंग से जुड़े दूसरे अहम टेस्ट के रिजल्ट भी डॉक्टरों के अनुरूप रहे। इस सफलता से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्रॉस प्रजाति प्रत्यारोपण से उन किडनी रोगियों को सहायता मिल सकती है जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इतना ही नहीं, इस प्रयोग से जानवरों के दूसरे अंगों के इंसानों में इस्तेमाल को लेकर भी आस जगी है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले अमेरिका में 88,000 लोगों को किडनी की जरूरत है। इनमें से अधिकतर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और इसके चलते इनकी मौत हो जाती है। वहीं भारत में भी हर साल करीब 2 लाख किडनी से जुड़े रोगी सामने आते हैं। इनमें से मुश्किल से 5 से 6,000 लोगों को ही किडनी ट्रांसप्लांट हो पाती है। ऐसे में सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी का इंसान में प्रयोग किडनी के लाखों मरीजों की जान बचाने का काम करेगा। फिलहाल तो डॉक्टरों ने अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी के ट्रांसप्लांट का सफल ट्रायल किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जानवरों के दूसरे अंगों के इंसानों में ट्रांसप्लांट को लेकर उम्मीदें जगी हैं। अगर इस तरह के प्रयोग सफल रहते हैं तो ये हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। अपनी राय, अपने सुझाव जरूर दीजिए।